हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 का पहला चैप्टर भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड में हम साइंस क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान से बाद में हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों से कैसा कोरिलेशन है। भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखेंगे, फिर प्रौद्योगिकी का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें आज देखेंगे। सबसे पहला है विज्ञान। तो विज्ञान या साइंस किसी विषय के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जो अध्ययन है वो एक सीक्वेंस में होगा, क्रमबद्ध होगा, सुसंगठित होगा और सुव्यवस्थित होगा। इसके बाद है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे E बराबर mc² है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, तो ये किसके अंतर्गत करेंगे अध्ययन हम? भौतिक विज्ञान के। भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि द्रव्य, मैटर, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, उसकी जो भौतिक गुण हैं, तो किसी भी द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। फिर आता है भौतिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो जो फिजिक्स है मूल रूप से दो भागों में इसको बांटकर हम पढ़ते हैं। एक तो है स्थूल या मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक। स्थूल या मैक्रोस्कोपिक में यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, दोलन तथा तरंगे, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इन सभी शाखाओं में हम किसको पढ़ते हैं? भौतिकी को किस रूप में? मैक्रोस्कोपिक। इसके बाद है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में, मूल कणों के बारे में पढ़ते हैं और मूल कणों के अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं इनके संबंध में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान के सिद्धांतों का मशीनीकरण या यंत्रीकरण कहलाता है टेक्नोलॉजी। साइंस में हम बहुत सारे सिद्धांत, नियम पढ़ते हैं, लेकिन उनको मशीनीकृत करना या उनको यंत्रीकरण करना कहलाता है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे लीवर निकाय, लीवर सिस्टम के अध्ययन से क्या हुआ? मशीनें डिजाइन की गई और जिससे आसान हुआ बाहरी बोझों को भी आसानी से उठाना। दूसरा है तरल बहाव यानी लिक्विड फ्लो। इसमें लिक्विड फ्लो में हम जैसे बर्नौली का पर में पढ़ते हैं, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं, तो इसके अध्ययन से वायुयान की गति का पता चला कि वायुयान किस तरह से गति कर सकता है। तीसरा है ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण। ऊष्मा का ऊर्जा में और ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण एक सिद्धांत है और उन सिद्धांतों का जो प्रैक्टिकल या उसका जो प्रौद्योगिकी रूप देखने को मिलता है वो होता है ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। इसके साथ है बाद में फिर अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर, जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रोबोट आदि का निर्माण हुआ। तो ये सारे सिद्धांत हैं और आगे जो हमें मिल रहा है वो सारी की सारी क्या है? प्रौद्योगिकी है, जो एज ए मशीन हमें मिल रही है या जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या है? हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर होता है और नाभिकीय संलयन वह क्रिया है जिसमें
छोटे छोटे या हल्के हल्के नाभिक मिलकर आपस में बड़ा नाभिक बनाते हैं, और ये नाभिकीय संलयन की क्रिया से ही हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। भारी नाभिक का टूटकर दो स्थायी हल्के नाभिकों में बट जाना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बना है परमाणु भट्टी और परमाणु बम। परमाणु भट्टी में बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जा सकता है और हाई ऊष्मा क्रिएट की जा सकती है, जिसमें धातुओं को पिघलाने का काम किया जाता है। तो सिद्धांत किसका था? नाभिकीय विखंडन का, और बना ली परमाणु भट्टी और परमाणु बम। इसी तरह से एक्सरेज है। एक्सरेज का सिद्धांत है कि एक्सरेज जो हैं इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी के आधार पर क्या है, इसका यूज किया जाता है चिकित्सा विज्ञान में। लेज़र, लेज़र जो है लेज़र कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। गुर्दे, गाल ब्लेडर से स्टोन निकालने में इसका यूज किया जाता है। तो लेज़र का सिद्धांत जो है वो हम साइंस में पढ़ रहे हैं, अप्लाई हो रहा है सीधे उसको कहाँ पर? कैंसर के उपचार में, गुर्दे और गाल ब्लेडर के स्टोन निकालने के लिए। इसी तरह से है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है कि जब किसी आर्मेचर को या कुंडली को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो सिद्धांत है। इसमें दो सिद्धांत दिए फैराडे ने। तो पहला सिद्धांत ये है, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल रूप है या इसको जो मशीनीकृत किया गया है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या बना दिया गया? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। तो ये डायनेमो और विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर काम कर रही है? फैराडे के सिद्धांत पर। तो फैराडे का सिद्धांत हुआ साइंस, और ये डायनेमो, और ये हुआ क्या? प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, जिसको हम डायरेक्ट अपने उपयोग में ला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति में मूल बल। मूल रूप से प्रकृति में चार बल पाए जाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लिया कि दो द्रव्यमान कण हैं और दोनों के द्रव्यमान हैं m1 m2, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको न्यूटन ने स्टडी किया था। अपने ही नाम पर एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, और उसमें जो फोर्स होता है F, G फॉर ग्रेविटेशनल, Fg बराबर G m1 m2 अपॉन r²। तो जहाँ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये बहुत लंबी दूरियों के लिए प्रयोग होता है या लागू होता है, और कैसा होता है? केवल अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण का बल होता है। दूसरा बल है स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कोई दो आवेश, मान लिया Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो बल होता है Fs इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी बड़ी दूरियों के लिए यूज किया जाता है। कूलाम के नियम से इस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे कि कोई भी नाभिक है, तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और आवेशों के बीच एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत बल। लेकिन एक फोर्स
इन न्यूक्लियनों को यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को बांधने के लिए भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। यही बल कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत छोटी दूरियों के लिए अप्लाई होता है, यानी कि 10 टू पावर लगभग -15 मीटर फर्मी, एक फर्मी के इक्वल्स इनके बीच की डिस्टेंस होती है। और कम डिस्टेंस, जहाँ कम डिस्टेंस होगी उसका भी स्क्वायर होगा, तो F की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा समझेंगे, मान लिया कि ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही F की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। तो इस तरह से जो प्रबल है, प्रबल नाभिकीय बल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है, सबसे प्रबल बल होता है। नेक्स्ट है क्षीण नाभिकीय बल या वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तो इस तरह से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा कण क्या है होते रहते हैं, अपने आप उत्सर्जित होते रहते हैं। तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण निकल जाए तो बीटा कण के और जो मूल नाभिक है उन दोनों के बीच में भी एक बल लग जाता है, बल कार्य करता है, जो होता है क्षीण नाभिकीय बल। ये बहुत ही हल्के बल होते हैं, बहुत ही वीक बल होते हैं। तो इस तरह से ये 4 बल हैं। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है प्रबल नाभिकीय बल, फिर ये दूसरे नंबर पर आता है स्थिर वैद्युत बल, फिर तीसरे नंबर पर आता है क्षीण नाभिकीय बल, और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक कई बार एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछ लेता है या ये पूछ लेता है कि इन बलों में सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है, तो आपको चूज करना है प्रबल नाभिकीय बल। इनमें इन चारों में सबसे वीक बल कौन सा है, सबसे वीक बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सीक्वेंस अगर पूछ रहा है तो ये बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, क्षीण, स्थिर वैद्युत बल और सबसे प्रबल आ जाएगा नाभिकीय बल। घटते क्रम में प्रबल नाभिकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, क्षीण नाभिकीय बल और सबसे लास्ट में आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ संरक्षण नियम, सम कंजर्वेशन लॉस। पहला है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का पहला नियम, Q बराबर होता है W प्लस डेल्टा U। Q क्या है, ऊष्मा है, W कार्य है, तो और ये है आंतरिक ऊर्जा। तो जो ऊष्मा है वो कार्य में बदली जा सकती है, कार्य ऊष्मा में बदला जा सकता है, इसी तरह से आंतरिक ऊर्जा में बदली जा सकती है। इसी तरह से हम जब देखते हैं कि जो कोई वस्तु स्थिर है और स्थिर वस्तु में जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, और जैसे ही हम इसको आगे की ओर फोर्स लगाएंगे तो इस पर हम क्या यूज करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और इससे ये किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। के बराबर आ जाएगा फिर ½ mv²। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसी तरह से डैम का उदाहरण, जैसे मान लिया कहीं पानी स्टोर है, वहाँ से जब पानी टरबाइन पर गिरता है तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है, इस पर बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, वो टरबाइन को रोटेट करती है और इस तरह से ऊर्जा के कन्वर्जन से स्थितिज ऊर्जा से इसको टरबाइन को गतिज ऊर्जा मिलती है और इससे क्या हो जाता है, विद्युत पैदा हो जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दूसरा है संवेग संरक्षण। संवेग यानी मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें 2 तरह के संवेग हम स्टडी करते हैं, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। रेखीय संवेग P बराबर होता है mv
और कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण, यानी J बराबर होता है P क्रॉस R। ये भी दोनों क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। जैसे मान लिया कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है और उसका मास m है और वो दूसरी वस्तु से टकराती है जो कि v वेग से गति कर रही है, उसका मास m डैश है। तो जब ये टक्कर होगी तो टक्कर से पहले जो संवेग होगा इनका अलग अलग, ये मान लिया इसका होगा p बराबर mu और इसका होगा p2 बराबर m डैश v। तो इसी तरह से टक्कर के बाद इनकी वेग अगर बदल जाए, इसका u डैश हो जाए, इसका v डैश हो जाए, तो बाद में जो संवेग बनेगा इसका p1 डैश बराबर m u डैश और इसका बन जाएगा p2 डैश बराबर m डैश v डैश। तो इन दोनों का योग, इन दोनों योग के यानी टक्कर से पूर्व का जो कुल संवेग होगा टक्कर के बाद का कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। ये क्या हो गया, रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण हो गया। इसी तरह से कोणीय संवेग संरक्षण में जब हम देखते हैं कि J बराबर होता है I ओमेगा, तो I ओमेगा में J क्या होता है, नियत होता है, यह संरक्षित रहता है। यदि हम जैसे स्केटिंग का उदाहरण ले लें तो स्केटिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होगा, I को हम लिख सकते हैं mr² इंटू ओमेगा। तो या तो हम r बदलेंगे या फिर हम ओमेगा बदलेंगे। तो जब हम स्केटिंग करते हैं तो दूर लगाते हैं, दूर स्केट लगाने का मतलब है कि r बढ़ जाएगा यानी I बढ़ जाएगा। I बढ़ने से क्या होगा, वो I वहाँ से जब बढ़ेगा तो दूसरी साइड की ओर वेग बढ़ जाएगा। टर्न करने के लिए ये इस तरह से स्केट दूर लगाएंगे और जिस साइड टर्न कर रहे हैं वह पास लगाएंगे। तो R बढ़ने पर ओमेगा क्या होगा, कम होगा, R घटने पर ओमेगा बढ़ेगा। ये दोनों टर्म घटेंगी बढ़ेंगी, J इसमें रहता है फिक्स, कोणीय संवेग फिक्स रहता है। इसी तरह से जब जंप करते हैं किसी ऊंचाई से तो जंप करते समय अपने आप को गोल कर लिया जाता है। उसका कारण भी यही है कि उसमें जो ये कम हो जाता है आघूर्ण, उससे उसका रेखीय, उसका जो कोणीय वेग है ओमेगा बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण वो क्या है, ज़मीन पर जल्दी आ जाता है और इस ये जे जो है वो नियत रहता है। तो कोणीय संवेग भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। मास एनर्जी कंजर्वेशन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc²। यदि कोई वस्तु प्रकाश की लगभग चाल से मूव कर रही है तो क्या हो सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट A है एक B है, इस पर शुरू में यह भी आवेशित नहीं है तो इस पर चार्ज हो गया Q1 बराबर 0, इस पर चार्ज हो गया Q2 बराबर 0। नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 होगा और कितना हो जाएगा, 0। अब इनके बीच में क्या है, इनको रगड़ा नॉन कंडक्टिंग थी, तो रब करने से सपोज कर रहे कि दो इलेक्ट्रॉन पहली वाली ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले गए। इस पर जो चार्ज आया, इस पर Q1 डैश आया, अब 2 इलेक्ट्रॉन किसका, माइनस का, नहीं प्लस का। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव आता है और जिस पर जाते हैं उस पर नेगेटिव आता है। और इस पर आया Q2 डैश पॉजिटिव नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कितना था नेट, 0, और आप दोनों को अगर हम जोड़ दें तो अब भी कितना आया, 0। तो इस तरह से जब वस्तुएं निरावेशित थी, आवेश इन पर नहीं था, तब भी नेट आवेश 0 था। अब एक पर पॉजिटिव 2 आया, उतना ही दूसरे पर आया दूसरे चिन्ह के साथ, यानी एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव सेम आया, तो अब भी नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो इस तरह से आवेश भी क्या होता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव।
इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। तो कोई भी समाज है, जितना उसका टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, समाज उतना ही विकास करेगा। लेकिन इसके दोनों ही प्रभाव देखने में आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। टेक्नोलॉजी के दोनों प्रभाव, सकारात्मक जो प्रभाव है वो सही दिशा में अगर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो उससे हमें लाभ होगा और उसके पॉजिटिव हमें प्रभाव देखने को मिलेंगे। जन कल्याण की भावना से टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो सकारात्मक है, और इसी तरह से उसमें जो सृजनात्मक कार्य हो रहे हैं वो भी पॉजिटिव के लिए संकेत करते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही दिशा में या पॉजिटिव वे में यूज हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी का गलत दिशा में यूज हो रहा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, और दूसरों को हानि पहुंचाने में भी इसका यूज हो रहा है, तब भी टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्नोलॉजी का यूज नकारात्मक रूप में हो रहा है। विध्वंसात्मक कार्य करने में भी कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। साधारण रूप से अगर हम समझे, यदि हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें, फ़ोन एक ऐसा मोबाइल, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी सूचना को कहीं पर भी होते हुए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम दूर रहते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, और उसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज हम अलग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब उसका हम सही दिशा में यूज कर रहे हैं, सही तरीके से यूज कर रहे हैं। और वही फ़ोन अगर कोई गलत तरह से यूज कर रहा है तो वो क्या है, वो सोसाइटी या समाज से क्या हो जाता है, कट जाता है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, मान लिया है कि ये हमारे सभी के परिवारों में देखने को मिलता है, कोई 50, 60, 100 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर से अपने किसी मित्र के या रिश्तेदार के पास जाता है। जाने के बाद वहाँ पर उसको पता होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे रुक पाएगा, लेकिन जाते ही वो ना तो उनकी आपस में कोई बातें हो पाती हैं, ना ही कोई औपचारिकता हो पाती हैं, अपने फ़ोन लेकर के वो बैठ जाते हैं। जब वो लेकर के बैठ जाएंगे तो सामने वाला जिसके यहाँ वो गया हुआ है, वो भी सामने वाला भी फ़ोन लेकर बैठ जाएगा, फिर बच्चे भी अपना अपना फ़ोन लेकर के बैठ जाएंगे। तो क्या होगा, जो उनके बीच में एक अटैचमेंट था, कब तक, जब तक उनके पास आ रहे थे तो वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं हमें उस रूप में नहीं देखने को मिलता जैसा कि वो होना चाहिए। तो ये एक बैड इफ़ेक्ट है, बैड इम्पैक्ट है किस पे, सोसाइटी पे। तो बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का यूज हो समाज के भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, और उसका जो है अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, और उससे समाज मजबूत होना चाहिए, ना कि कमज़ोर। तो इस तरह से इस चैप्टर में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्ट्रॉन्ग वेस स्टडीज़ के माध्यम से मैं आपको ये कराता रहूँगा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।